15वीं शताब्दी का यूरोप, एक ऐसा दौर जिसे इतिहासकार अंधकार युग का अंत कहते थे। लेकिन यह अंधकार सिर्फ ज्ञान का नहीं था, ये अंधकार था स्वाद का। यहाँ की सर्दियां बेरहम थीं और जिंदगी जीने की जद्दोजहद उससे भी कहीं ज्यादा कड़वी। उन दिनों फ्रिज नहीं थे, गोश्त को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, नमक। लेकिन महीनों तक नमक के बोझ तले दबा हुआ ये मांस बेस्वाद हो जाता था, अक्सर अंदर से सड़ जाता था। यूरोप के रईसों के पास ऊंचे किले थे, रेशमी लिबास थे, पर उनकी थाली में जायका नहीं था। लेकिन रसोइयों के बीच एक किंवदंती मशहूर थी। पूर्व में, कहीं दूर, एक ऐसी जादुई धरती है जहां मिट्टी से सोना नहीं बल्कि काली मिर्च उगती है। एक ऐसी जादुई चीज जिसकी महज एक चुटकी सड़े हुए मांस में भी जान फूंक सकती है। काली मिर्च केवल मसाला नहीं थी, वह मुद्रा थी। उसे काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। जब रोम का पतन हुआ तो हमलावर विज़गोथ्स ने शहर को बख्शने के बदले सिर्फ सोना नहीं मांगा था, उन्होंने मांगी थी 3000 पाउंड काली मिर्च। ये इस बात का सबूत था कि उस दौर में जायका सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती था। पर एक सबसे बड़ा सवाल था, ये मसाला आता कहां से था? यूरोप के लिए ये एक अनसुलझी पहेली थी। अरब के व्यापारी इस राज को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते थे। वे जब वेनिस या जेनोआ के बाजारों में पहुंचते तो ऐसी कहानियां सुनाते जो रूह कंपा दें। वे कहते थे कि दालचीनी उन गहरी और खतरनाक घाटियों में मिलती है जहां सिमुरग जैसे विशालकाय और खुखार पक्षी पहरा देते हैं। अरब व्यापारियों को उन पक्षियों को मांस का लालच देकर झांसा देना पड़ता था, तब जाकर वे दालचीनी की उन कीमती लकड़ियों को हासिल कर पाते थे। ये कहानियां महज कल्पना नहीं थीं, ये एक ट्रेड सीक्रेट था। अरबों ने भारत और यूरोप के बीच झूठ की एक अभेद्य दीवार खड़ी कर रखी थी। वे जानते थे कि जिस दिन यूरोप को भारत का सीधा रास्ता मिल गया, अरबों का सदियों पुराना साम्राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। अंतिम पंक्तियां जोश और रोमांच के साथ, लेकिन दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों न हो, इंसानी लालच का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। यूरोप अब और इंतजार करने के मूड में नहीं था। समंदर की लहरें पुकार रही थीं, जहाजों के लंगर उठने वाले थे और एक ऐसी खूनी होड़ शुरू होने वाली थी जो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। साल 1453, इतिहास का वो मोड़ जिसने दुनिया की किस्मत का ताला हमेशा के लिए बदल दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज हम इस्तांबुल कहते हैं, उसका पतन हो चुका था। ऑटोमन तुर्कों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये सिल्क रोड का वो दरवाजा था जहां से पूरब और पश्चिम का व्यापार गुजरता था। रातों रात ईसाइयों के लिए पूरब के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। अब हालत ये थी कि अगर एक दाना काली मिर्च भी यूरोप पहुंचनी थी तो उसे तुर्कों को भारी टैक्स देना पड़ता था। यूरोप के राजमहलों में खलबली मच गई। जायका और व्यापार दोनों ही खतरे में थे। तभी एंट्री होती है पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी द नेविगेटर की। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और अपना पूरा जीवन सिर्फ एक ही मकसद को दे दिया। उन्होंने कहा, हमें समंदर को चीरना होगा, हमें उस रास्ते को ढूंढना होगा जो अब तक नक्शों पर मौजूद ही नहीं है। याद रहे, ये वो दौर था जब लोग मानते थे कि समुद्र के अंत में दुनिया खत्म हो जाती है, जहां विशालकाय राक्षस जहाजों को जिंदा निगल लेते हैं। लेकिन इंसानी भूख और लालच इन कल्पित राक्षसों से भी कहीं ज्यादा बड़े थे। डर को पीछे छोड़कर पुर्तगाली और स्पेनिश जहाजों ने अटलांटिक की उन खौफनाक और तूफानी लहरों में अपनी किस्मत आजमाना शुरू कर दिया। यही वो शुरुआत थी जिसने जल्द ही भारत की खोज और गुलामी दोनों की बुनियाद रख दी। 1497 की एक धुंधली सुबह पुर्तगाल के लिस्बन तट पर 4 जहाज लंगर उठाए खड़े थे, साओ गैब्रियल, साओ राफेल, बेरियो और एक सप्लाई जहाज। इन जहाजों की कप्तानी एक ऐसे शख्स के हाथ में थी जो जितना साहसी था उतना ही क्रूर, वास्को डी गामा। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये एक आत्मघाती मिशन था। इससे पहले किसी भी यूरोपीय नाविक ने अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप को पार कर सीधे भारत पहुंचने की हिम्मत नहीं की थी। पुर्तगाली राजा मैनुअल प्रथम ने गामा को स्पष्ट आदेश दिया था, या तो भारत का रास्ता ढूंढो या समंदर की गहराई में दफन हो जाओ। समंदर की बेरहमी और स्कर्वी का आतंक। जैसे ही जहाज अटलांटिक महासागर के बीच पहुंचे, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। हफ्तों तक सूरज नहीं दिखा। लहरें इतनी ऊंची थीं कि वे जहाजों को तिनके की तरह उछाल रही थीं। लेकिन असली दुश्मन तूफान नहीं, बल्कि स्कर्वी नाम की बीमारी थी। ताजे फल और सब्जियों की कमी के कारण नाविकों के मसूड़े सूजने लगे, दांत गिरने लगे और उनके शरीर सड़ने लगे। गामा के आधे से ज्यादा नाविक मर चुके थे। जहाजों पर विद्रोह, म्यूटनी की स्थिति पैदा हो गई। नाविक चिल्ला रहे थे कि वापस मुड़ो, वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन वास्को डी गामा ने अपने हाथ में जकड़ी दिशा सूचक यंत्र कॉम्पस को देखते हुए गरज कर कहा, अगर मैं यहां मर भी जाऊं तो मेरा चेहरा भारत की तरफ होगा।
मोम्बासा की धोखेबाजी और भारतीय पायलट की मदद। अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंचकर गामा को एहसास हुआ कि यहाँ का व्यापार पहले से ही अरबों के नियंत्रण में है। मोम्बासा में उसे मारने की कोशिश की गई। अंत में उसे मालिंदी के सुल्तान से एक ऐसा आदमी मिला जिसने इतिहास बदल दिया। वो था एक गुजराती नाविक और महान पायलट कान्हा या अहमद इब्न माजिद। इस भारतीय नाविक को समुद्र का इतना ज्ञान था कि उसने गामा के बेड़े को सिर्फ 23 दिनों में हिंद महासागर के पार ले जाकर भारत के तट पर खड़ा कर दिया। कालीकट माइनस जब दो दुनियाएं टकराईं, 20 मई 1498, इतिहास की वो तारीख जिसने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। कालीकट कोझिकोड के मछुआरों ने जब विशालकाय पुर्तगाली जहाजों को तट पर आते देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने इससे पहले ऐसे अजीब कपड़े पहने हुए और अजीब भाषा बोलने वाले लोग नहीं देखे थे। वास्को डी गामा जब जमीन पर उतरा तो उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसे लगा कि उसने ईसाई साम्राज्य के लिए एक नई जागीर ढूंढ ली है। जमोरिन का वैभव और पुर्तगाली कचरा। कालीकट के हिंदू राजा, जिन्हें जमोरिन सामुद्री कहा जाता था, उस समय के दुनिया के सबसे अमीर राजाओं में से एक थे। जब वास्को डी गामा उनके दरबार में पहुंचा तो वो दंग रह गया। राजा सोने के धागों से बुने हुए मलमल के कपड़े पहने हुए थे। उनके शरीर पर हीरों और पन्नों के आभूषण जगमगा रहे थे। लेकिन यहां एक हास्यास्पद और अपमानजनक मोड़ आया। वास्को डी गामा अपने साथ राजा के लिए जो तोहफे लाया था, कपड़े की कुछ थान, टोपियां, चीनी और शहद, उन्हें देखकर जमोरिन के दरबारी हंसने लगे। जमोरिन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक छोटे से छोटा व्यापारी भी मेरे लिए इससे बेहतर भेंट लाता है। तुम अगर यहां व्यापार करने आए हो तो सोना लाओ, कचरा नहीं। गामा अपमान से जल उठा। यहीं से उसके मन में भारतीयों के प्रति नफरत और प्रतिशोध की भावना पैदा हुई। उसे समझ आ गया कि यहां व्यापार बराबरी से नहीं बल्कि ताकत के दम पर करना होगा। गामा ने जमोरिन से अनुरोध किया कि वो कालीकट में एक व्यापारिक चौकी, फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे। लेकिन अरब व्यापारियों ने, जो सदियों से वहां का व्यापार संभाल रहे थे, जमोरिन को चेतावनी दी, ये लोग व्यापारी नहीं, लुटेरे हैं। अगर आपने इन्हें जगह दी तो ये पूरे भारत को निगल जाएंगे। जमोरिन ने गामा की मांग ठुकरा दी और उससे कस्टम ड्यूटी टैक्स की मांग की। गामा गुस्से में पागल हो गया। उसने धोखे से 16 स्थानीय मछुआरों और व्यापारियों को अगवा कर लिया और अपने जहाजों पर बंधक बना लिया। घर वापसी और सोने की चमक। जब गामा वापस पुर्तगाल पहुंचा तो उसके पास काली मिर्च, दालचीनी और लौंग की कुछ बोरियां थीं। लेकिन उन बोरियों की कीमत इतनी थी कि उन्होंने उसकी पूरी यात्रा के खर्च का 60 गुना मुनाफा दिया। पुर्तगाल रातों रात अमीर हो गया। लिस्बन की सड़कों पर मसालों की खुशबू फैल गई, लेकिन उस खुशबू के पीछे हजारों और समुद्र का भेड़िया। वास्को डी गामा की वापसी ने यूरोप के नक्शे पर पुर्तगाल को सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी बना दिया था। लेकिन अब पुर्तगाल को व्यापारी नहीं बल्कि शासक बनना था। 1500 से 1510 के बीच पुर्तगालियों ने हिंद महासागर को अपनी निजी झील बनाने का फैसला किया। इस दौर का सबसे खूंखार चेहरा था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसे महान कहा गया, लेकिन हिंद महासागर के तटों के लिए वो समुद्र का भेड़िया था। उसका मानना था कि भारत के मसालों पर कब्जा करने के लिए जमीन से ज्यादा समुद्र के रास्तों, चोक पॉइंट्स पर कब्जा करना जरूरी है। गोवा की विजय 1510। अल्बुकर्क की नजर गोवा पर थी। बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के नियंत्रण में गोवा एक समृद्ध बंदरगाह था। 1510 में एक भीषण युद्ध के बाद अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों ने वहां ऐसा कत्लेआम मचाया कि हफ्तों तक गलियों से खून नहीं सूखा। अल्बुकर्क ने आदेश दिया कि हर उस मुस्लिम पुरुष, महिला और बच्चे को खत्म कर दो जो हथियार उठा सकता है। गोवा अब पुर्तगाल की पूर्वी राजधानी बन गया। यहां से पुर्तगालियों ने काटा सिस्टम शुरू किया, एक ऐसा समुद्री पास जिसके बिना कोई भी भारतीय या अरब जहाज समुद्र में नहीं उतर सकता था। जो जहाज बिना पास के मिलता उसे डुबो दिया जाता और उसके नाविकों को मार दिया जाता। डच मसाला माफिया और बांदा का कत्लेआम। पुर्तगालियों का एकाधिकार, मोनोपोली लगभग 100 साल तक चला, लेकिन 17वीं सदी की शुरुआत में एक नई और ज्यादा संगठित ताकत उभरी, द डच। नीदरलैंड के व्यापारियों ने मिलकर दुनिया की पहली आधुनिक मेगा कॉरपोरेशन बनाई, VOC, वेरिनिगडे ऊस्ट इंडिशे कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी थी जिसके पास अपने सिक्के ढालने, अपनी सेना रखने और युद्ध छेड़ने का कानूनी अधिकार था। जायफल का लालच और रन आइलैंड। उस समय जायफल, नटमेग सिर्फ इंडोनेशिया के मुट्ठी भर बांदा द्वीपों पर होता था। डच चाहते थे कि दुनिया का हर दाना जायफल सिर्फ उनके पास हो। जब बांदा द्वीप के लोगों ने अंग्रेजों के साथ व्यापार करने की कोशिश की तो डच गवर्नर जॉन पीटरजून कोएन ने एक ऐसी क्रूरता की जो इतिहास में काली स्याही से लिखी गई है।
उसने बांदा के हजारों लोगों को मार डाला और बाकी को गुलाम बना लिया। उसने पूरे द्वीप की आबादी को खत्म कर दिया ताकि वहां सिर्फ डच बागान प्लांटेशंस रह सकें। ये व्यापार नहीं, मसालों के नाम पर किया गया नरसंहार था। अंग्रेजों का आगमन -1 विनम्र शुरुआत। जबकि पुर्तगाली और डच गोलियों और तोपों से अपना रास्ता बना रहे थे, अंग्रेज एक अलग रणनीति लेकर आए। 1608 में जब विलियम हॉकिंस अपने जहाज हेक्टर के साथ सूरत के तट पर उतरा, तो वो जानता था कि भारत का मुगल साम्राज्य, उस समय जहांगीर का शासन, इतना ताकतवर है कि उसे युद्ध से नहीं जीता जा सकता। हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषाएं जानता था। वो जहांगीर के दरबार में एक सौदागर बनकर गया। उसने जहांगीर को शराब और इंग्लैंड की बनी कलाकृतियां भेंट की। जहांगीर ने उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी और सूरत में फैक्ट्री खोलने की छोटी सी अनुमति दे दी। व्यापारिक कूटनीति का जाल। 1615 में सर थॉमस रो आए। उन्होंने मुगल दरबार में पुर्तगालियों के खिलाफ कान भरने शुरू किए। अंग्रेजों ने मुगलों को भरोसा दिलाया कि वे पुर्तगालियों के समुद्री आतंक से भारतीय जहाजों को बचाएंगे। मुगलों को लगा कि ये दो यूरोपीय कुत्तों की लड़ाई है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए कि अंग्रेज धीरे धीरे भारत की जड़ों में दीमक की तरह उतर रहे थे। अंग्रेजों ने बहुत चालाकी से मद्रास, चेन्नई, बॉम्बे, मुंबई और कोलकाता में अपनी प्रेसिडेंसी स्थापित की। ये 3 शहर बाद में भारत की गुलामी के 3 सबसे बड़े स्तंभ बनने वाले थे। मसालों से साम्राज्य तक किलेबंदी का दौर। 17वीं सदी के मध्य तक भारत का परिदृश्य बदल रहा था। अब यूरोपीय केवल मेहमान नहीं थे। उन्होंने समझ लिया था कि भारत की राजनीति में अस्थिरता का फायदा उठाया जा सकता है। जहां पहले वे केवल गोदाम वेयरहाउसेस बनाने की अनुमति मांगते थे, अब वे उन गोदामों के चारों ओर ऊंची दीवारें और तोपें तैनात करने लगे थे। किलों का जाल। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण महज सुरक्षा के लिए नहीं था। ये ब्रिटिश शक्ति के प्रतीक थे। अंग्रेजों ने एक चतुर चाल चली। उन्होंने स्थानीय राजाओं को लालच दिया कि उनकी सेना सिपाही राजाओं के दुश्मनों से रक्षा करेगी। इसके बदले में उन्होंने और अधिक व्यापारिक रियायतें और जमीनें हासिल की। मसाले अभी भी केंद्र में थे, लेकिन अब लक्ष्य केवल व्यापार नहीं बल्कि राजस्व, रेवेन्यू था। वे चाहते थे कि भारत से मसाले खरीदने के लिए उन्हें इंग्लैंड से सोना न लाना पड़े, बल्कि भारत के लोगों से वसूले गए टैक्स से ही वे मसाले खरीदें और उन्हें यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाएं। प्लासी और गद्दारी की गंध। 1757 की गर्मियों का वो दिन जिसने भारत के अगले 200 साल का भविष्य लिख दिया। बंगाल का नवाब सिराज उद दौला अंग्रेजों की बढ़ती ताकत और फोर्ट विलियम की किलेबंदी से परेशान था। उसने अंग्रेजों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके अपने ही लोग बिक चुके थे। रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर का सौदा। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, एक ऐसा शख्स जिसे युद्ध से ज्यादा षड्यंत्र पसंद थे। उसने नवाब के सेनापति मीर जाफर को बंगाल की गद्दी का लालच दिया। प्लासी का युद्ध मैदान में कम, बंद कमरों में ज्यादा लड़ा गया। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, मीर जाफर की एक बड़ी टुकड़ी किनारे खड़ी रही। नवाब को हार का सामना करना पड़ा और उसे मार दिया गया। इस जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, वो बंगाल की वास्तविक शासक बन गई। चाय, अफीम और मसालों का खूनी खेल। 18वीं सदी के अंत तक दुनिया की मांग बदल रही थी। यूरोप में अब चाय टी का क्रेज बढ़ रहा था। चीन के पास बेहतरीन चाय थी, लेकिन चीनियों को यूरोप की किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। वे केवल चांदी, सिल्वर के बदले चाय बेचते थे। अंग्रेजों का खजाना खाली हो रहा था। उन्होंने एक घिनौनी योजना बनाई। उन्होंने भारत, विशेषकर बिहार और बंगाल के किसानों को मसालों और अनाज के बजाय अफीम, ओपियम उगाने पर मजबूर किया। 1. भारत, यहां अफीम पैदा की गई। 2. चीन, यहां अफीम को अवैध रूप से बेचकर चीनी लोगों को नशेड़ी बनाया गया। 3. इंग्लैंड, अफीम से मिली चांदी से चाय खरीदी गई और लंदन पहुंचाई गई। भारत की उपजाऊ मिट्टी, जो कभी सुगंधित दालचीनी के लिए जानी जाती थी, अब नशे के काले कारोबार का आधार बन गई थी। जादुई हल्दी और पश्चिमी विज्ञान की टक्कर। जैसे जैसे अंग्रेज भारत के अंदरूनी हिस्सों में पहुंचे, उन्होंने भारतीय मसालों के औषधीय गुणों को देखना शुरू किया। 18वीं और 19वीं सदी के ब्रिटिश डॉक्टरों ने देखा कि भारतीय सैनिक जख्मों पर हल्दी, टर्मरिक लगाते हैं और वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। उन्होंने इसे देसी इलाज कहकर नकारा, लेकिन गुप्त रूप से इसके गुणों पर शोध शुरू कर दिया। 1857 का विद्रोह, क्या ये सिर्फ कारतूस की जंग थी? इतिहास की किताबों में अक्सर पढ़ाया जाता है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण एनफील्ड राइफल के कारतूस थे, जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। लेकिन गहराई से देखें तो ये विद्रोह उन करोड़ों किसानों और व्यापारियों के गुस्से का विस्फोट था, जिनकी आजीविका को मसालों की राजनीति ने तबाह कर दिया था।
अंग्रेजों ने भारत के कृषि ढांचे को पूरी तरह बदल दिया था। उन्होंने कैश क्रॉप्स यानी नकद फसलों पर जोर दिया। किसानों को मजबूर किया गया कि वे अपने खाने के लिए अनाज उगाने के बजाय नील, इंडिगो, अफीम और काली मिर्च उगाएं। जब 1857 की चिंगारी भड़की तो इसमें केवल सिपाही ही नहीं बल्कि वे किसान भी शामिल हुए जिन्होंने अपनी उपजाऊ जमीन को कंपनी के गोदामों में तब्दील होते देखा था। इलायची की पहाड़ियों पर कब्जा, कार्डमम हिल्स। दक्षिण भारत में इलायची की पहाड़ियां सदियों से बेहतरीन हरी इलायची का स्रोत थीं। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजों ने इन पर नियंत्रण मजबूत किया और प्लांटेशन राज की शुरुआत की। हजारों एकड़ जंगलों को साफ कर बागान बनाए गए। यहां से गिरमिटिया या अनुबंधित मजदूरी, इंडेंचर्ड लेबर की नई गुलामी शुरू हुई। गिरमिटिया, मजदूर और मसालों का वैश्विक पलायन। 1833 में गुलामी खत्म होने के बाद अंग्रेजों को बागानों के लिए सस्ते मजदूरों की जरूरत पड़ी। लाखों भारतीयों को फिजी, मॉरिशस, गयाना, त्रिनिदाद और दक्षिण अफ्रीका ले जाया गया। ये मजदूर अपने साथ अपनी संस्कृति और सबसे महत्वपूर्ण अपनी मसालों की पोटली लेकर गए। यही वो दौर था जब भारतीय मसालों का वैश्वीकरण हुआ। आज कैरिबियन देशों में करी पाउडर या मॉरिशस में दाल पूरी इसी खूनी इतिहास की याद दिलाता है। आजादी की महक और पेटेंट की जंग। 1947 में आजादी के बाद भारत ने अपने मसालों के व्यापार को संगठित करने के लिए स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया। लेकिन 20वीं सदी के अंत में जंग का मैदान बदल गया। अब ये युद्ध अदालतों और कागजों पेटेंट से लड़ा जाने लगा। हल्दी की लड़ाई। 1995 में अमेरिका के एक मेडिकल सेंटर ने हल्दी के घाव भरने वाले गुणों पर पेटेंट हासिल कर लिया। भारत सरकार ने इस बायोपायरेसी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी। प्राचीन वेदों और आयुर्वेद के प्रमाणों के आधार पर अमेरिका को ये पेटेंट रद्द करना पड़ा। ये आधुनिक युग की मसाला जंग की पहली बड़ी जीत थी। समापन। स्वाद का शाश्वत साम्राज्य। मसालों की जंग कभी खत्म नहीं हुई, बस उसका स्वरूप बदल गया। आज पश्चिम की दुनिया हल्दी, अदरक, अश्वगंधा और दालचीनी को सुपर फूड्स के रूप में देख रही है। एक छोटी सी काली मिर्च के दाने में इतनी ताकत थी कि उसने साम्राज्यों को बना और बिगाड़ दिया। भारत की मिट्टी का ये स्वाद केवल भोजन का हिस्सा नहीं है, वो संघर्ष, बलिदान और अटूट पहचान का प्रतीक है। अगली बार जब आप मसालों की खुशबू महसूस करें तो याद रखें कि आप उस इतिहास को जी रहे हैं जिसने आधुनिक दुनिया का निर्माण किया है।